द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम दी ओमेला बाय उर्सिला के ली ग्यूइन। ठीक है, तो फीमेल राइटर है, और राइटर का नाम आपको दिख रहा होगा, बट शी इज़ अगेन अमेरिकन। इन्होंने खुद ही बोला है दैट शी इनको जाना जाए एज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट के नाम से। तो कंटेम्प्रेरी राइटर है, 2018 में अभी इनकी डेथ हुई थी। बहुत ही फेमस राइटर, मोर देन 100 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है, 20 नॉवेल्स अब तक लिख चुकी है, और अर्थ सी फैंटेसी इनकी फेमस राइटिंग है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि हम ये पता चले कि हम किसको पढ़ने वाले। अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर है आपके पास। फेमिनिस्ट नहीं कह सकते हम यहाँ पे, यहाँ ये बोल सकते हैं कि फ़ीमेल राइटिंग है। फेमिनिस्ट तो वो जो कि फ़ीमेल के साइड से ज़्यादा फीमेल को कवर करती हुई लिख रही हो, पर हाँ जो राइटिंग है वो ज़्यादातर साइंटिफिक फिक्शंस बेस्ड राइटिंग है, और जो कुछ राइटिंग है वो ज़्यादा इनसे रिलेटेड है, जैसे कि अर्थ सी फैंटेसी सीरीज़ जो है वो स्पेक्यूलेटिव फिक्शंस बेस्ड राइटिंग, यानी साइकोलॉजी प्लस साइंस दोनों का ब्लेंड। क्योंकि अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो पॉपुलर लिटरेचर, और इस पॉपुलर लिटरेचर में तो मैक्सिमम राइटिंग ऐसी है कि साइंस है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ब्लेंड जो है वो साइकोलॉजी का है, और थोड़ा सा लिटरेचर का है। इस तरह से कल्मिनेटेड वे ऑफ राइटिंग, एमैलगेटेड फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी तो बहुत ही छोटी है। आप कहोगे कहानी में क्या है, कि कहानी इतनी ज़्यादा छोटी है कि कोई इसे 4 से 5 लाइन में कवर कर सकता है, इतनी छोटी कहानी है। पर इसके साथ साथ हमें कहानी को तो समझना ही है, वो तो बहुत ही सिंपल है, पर उसके जो अलग अलग जो स्ट्रेंस निकल के आएंगे, जो उसके अलग अलग बातें निकल के आएंगी, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा बिल्कुल अलग, बिल्कुल अच्छी तरह से डीप में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे ही डालते हैं जैसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेला में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे कि जैसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब क्या है, या फिर एक तरह से ये मोरालिटी बेस्ड राइटिंग है कि नहीं है। ऐसे से करके कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनके मीडियट कंसेप्ट और द मीडियट वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस अगेन दिस शॉर्ट स्टोरी, ये इनका एक कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं एक एक चीज़ को हम अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ लेंगे, ताकि पूरा बहुत ही आसानी से हो सके। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इससे सिंपल। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये उर्सिला के ली ग्यूइंग जो है एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, और द फीमेल जो है ये इसकी ऑथर जो फीमेल है, और फीमेल नॉवलिस्ट है आपके पास। नाम अजीब लग रहा होगा, और पर इनकी स्पेकुलेटिव फिक्शस राइटिंग और साइंटिफिक फिक्शस राइटिंग इनकी बहुत फेमस है। अर्थ सी फैंटेसी सीरीज़, जो अर्थ सी फैंटेसी सीरीज़ है वो इनकी बहुत 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 है। और इसके साथ आपको क्या करना है कि अर्थ से इनकी जो पहला वर्क है वो पब्लिश हुआ था 1959 में, यानी मिड ऑफ द 20th सेंचुरी से इन्होंने राइटिंग स्टार्ट करी थी, और अप टू दैट ऑफ द 20th सेंचुरी के एंड तक इनकी राइटिंग बहुत ही फेमस मानी गई। और वैसे तो बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में भी इनकी राइटिंग काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है। अमेरिकन राइटिंग है तो कंटेंट बेस्ड राइटिंग आपको देखने को पूरा मिलेगा यहाँ पे। अब इंट्रोडक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। तो द वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम दी ओमेल एक शॉर्ट स्टोरी है। सबसे पहले आपको याद रखना, इट्स अगेन द शॉर्ट स्टोरी। हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, और किसके ऊपर बेस है, अगेन द यूटोपियन, यूटोपियन सिटी। अब यूटोपिया का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको। यूटोपिया मतलब एक ऐसा जहान जहाँ पे सब जो सपनों की दुनिया, कईयों के साथ जैसे छोटे बच्चों के सपने की दुनिया होती है, चॉकलेट के घर होंगे, चॉकलेट की दुनिया होगी, चॉकलेट के लोग होंगे उसमें, इस तरह का कुछ है ना, जो आपका एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा जहान जहाँ पे जैसा आप चाहो सब कुछ अच्छा हो रहा हो, वहाँ पे कोई बुराई ना हो, इस तरह के जहान, इसको कहते हैं यूटोपिया। ये एक फेमस नॉवेल से आई थी, और फिर ये फेमस हो गई। ठीक है, तो ये थॉमस मूर ने एक वर्क लिखा था, यूटोपिया नाम से एक बुक थी, 1516 में उन्होंने पब्लिश किया था। तो 1516 में एक राइटिंग आई थी यूटोपिया। उस बुक से ये जो वर्ड है, उसकी बुक की हेडिंग थी यूटोपिया। इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि फाइनली इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐड हो गया। यूटोपिया का मतलब एक ऐसा जहाँ जहाँ पे सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ सही हो। पर ऐसी चीज़ क्या पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। सोशल फ्रेम और सोसाइटी अगर हम बात करें, तो जितना अगर हम गुड डीड्स की बात करते हैं तो उतने एविल डीड्स भी हैं। जैसा आप सोचते हो कि सब कुछ एक तरह से चले, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि सही नहीं चल रहा होगा। ठीक है, यही इसको इस पूरे शॉर्ट स्टोरी का भी कहीं ना कहीं मेन प्लॉट है, कि सब ऐसे पैरेलल कंसेप्ट के थ्रू एकदम से सब कुछ अच्छा होता हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर चीज़ बेहतर हो, अच्छी हो, यूटोपिक वर्ल्ड हो, ऐसा नहीं है। उसमें पक्का कहीं ना कहीं फ्लॉ और कहीं ना कहीं लूप होल्स तो होना ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं होगा भी कहीं ना कहीं। ठीक है, नॉर्मली।
तो इसमें ये बता रखा दी वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम दी ओमेला। देखो दी वंस हु वॉक अवे फ्रॉम दी ओमेला यानी वो लोग जो कि ओमेला से जा रहे हैं। ओमेला एक जगह एक सिटी दिखा रखी है जहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहाँ के लोग सभी खुश हैं। ऐसा नहीं एक खुश है दो खुश है, सारे के सारे खुश हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, पर फिर भी मान लो, ठीक है, इमेजिनेशन है तो मान सकते हैं हम। तो ओमेला एक ऐसी दुनिया जहाँ पे एक ऐसी सिटी जहाँ पे सब खुश है, पर फिर भी वहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं? दी वंस हु वॉक अवे फ्रॉम दी ओमेलास, वो लोग जो कि ओमेला से वापस जा रहे हैं। वैसे जगह से तो कोई जा नहीं सकता, तो पक्का कहीं ना कहीं ये जो यूटोपिक दिखा रखा है हमें, इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है। कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा है जो कि हमें ये बताती है कि सब कुछ खुशियाँ ऐसे कि हर लोग वहाँ पे खुश हैं, सब तरह से जो है लोग वो खुश हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी हो, पर है, ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो वहाँ पे दुखी है। उसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो प्लॉट है इस कहानी के, उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन में डाला गया है। तो अब कहानी को देखते हैं। वन द स्टोरी ओपन, जैसे स्टोरी की शुरुआत होती है, जो पीपल है वो मेला में वो एक अनइमेजिनेबल हैप्पीनेस वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। समर फेस्टिवल मतलब धूम धड़ाका मचाया होता है उन्होंने। अंडरनीथ दिस सिटी कहते हैं उस पूरे शहर के नीचे एक बच्चा दिखा रखा है, ठीक है। अब एक बच्चा दिखा रखा है जो जिसको कि लॉक कर रखा है और वो बहुत ही बुरी हालत में है। ओमेलाज हैप्पीनेस कंटीजेंट अपॉन द सफरिंग ऑफ दिस वन चाइल्ड। और ओमेला के लोगों को ऐसा नहीं है, पता नहीं, उन्हें पता है बिल्कुल। वहाँ जितने लोग पार्टी फंक्शन जो भी एंजॉय कर रहे हैं, समर फेस्टिव जो एंजॉय कर रहे हैं, उन सबको पता है कि एक बच्चे को लॉक कर रखा है अंदर और उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। उसे खाने को नहीं मिल रहा है और थोड़ा बहुत कुछ ग्रीस व्रीस दे रहे हैं खाने के लिए। ऐसी हालत पता होने के बाद भी वो खुश हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते वो बच्चा आएगा उसको देख के कुछ लोग दुख हो जाएंगे, दुख में चले जाएंगे। तो कुछ चीज़ को जानते हुए भी इंसान जो है उस चीज़ को इग्नोर करके जीता है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। ये तो वही वाली बात होगी जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, आपके हाथ में जो काफ़ी पिज़्ज़ा वीज़ा वगैरह ऐसे कोई चीज़ है और रास्ते में कोई भिखारी दिख गया आपको, आपने उसको देखा पर इग्नोर कर दिया। आपको पता है उसकी भी भाई उसकी वहाँ पे हालत बहुत बुरी हो रखी है, पर फिर भी आपने उसको इग्नोर करके अपना खाना शुरू कर दिया। इस तरह का कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट दिखा रखा है कि ओमिला एक ऐसी यूटोपिक हमें सिटी दिखा रखी है जहाँ के सारे लोग खुश हैं, पर उसी सिटी के बेसमेंट में, यानी बिल्कुल नीचे, ठीक है, अंडरनीथ बिल्कुल नीचे खोद के एक बच्चे को दबा रखा है और उस बच्चे के बारे में सबको पता है, पर फिर भी वो सब उसे इग्नोर करके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये इसको जो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। कुछ सज्जन लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये सब कुछ बेकार है, बकवास है। उस बच्चे को भी हक है, बाकी राइट्स उसके फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिखाना, ठीक है, सब कुछ की डिमांड वो करने। पर ऐसे लोग जो इस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे, वो लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया दी वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेला का मतलब क्या है। ओमेला से जो जाने वाले लोग वो हैं वो जो कि इस अल्टीमेट रियलिटी को, उस बच्चे की जो रियलिटी है उसको जो फेस नहीं कर पा रहे, जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनकी एक बच्चे की हालत ऐसे करके कुछ कैसे रह सकते हैं, ये लोग वहाँ से अब मूव कर रहे हैं। तो इसी को बिल्कुल हेडिंग में डाल रखा था, आपको देख के पता चल रहा होगा। सोशल बेस्ड राइटिंग है, फिलोसफिकल है राइटिंग अगेन फिलोसफी से, और मॉरल बेस्ड राइटिंग है, और सेंसिटिव राइटिंग है अगेन, और द विलिंग ऑफ सस्पेंशन डिसबिलीफ देखा गया है। ये सभी बताऊंगा क्या क्या होते हैं क्या नहीं, अभी सिर्फ कहानी में रहना है आपको। तो दोबारा से वही बात, इवन हु वॉक अवे फ्रॉम द ओमेला इज द स्टोरी ऑफ द यूटोपियन सोसाइटी। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए चाइल्ड हु इज लॉक्ड इन ए स्मॉल रूम एंड द मिसट्रीटेड। बच्चे को एक छोटे से रूम में दबा रखा है और उसके साथ बुरी तरह से सब पेश आ रहे हैं। ऑल्दो द सिटीजन ऑफ द ओमेलास आर अवेयर ऑफ द चाइल्ड सिचुएशन। ये ध्यान रखना, ओमेला के जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि बच्चा जो है वहाँ पे उसकी हालत कैसी है। मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट देयर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड्स एबोनिमल, ठीक है, एबोनिमेबल मिजरी। अब कई लोगों को पता है, पर वो ये मानते हैं ये जितना ज़्यादा दुख में रहेगा हम उतने ज़्यादा सुख रहेंगे, उतने ज़्यादा हम सही रहेंगे। सिंपल सी बात है। अगर वो एक बच्चा बाहर निकल के आ गया, अगर इन्होंने उसे काफ़ी देर तक देखा, तो ये भी कहीं ना कहीं सैडनेस की चपेट में आने लग जाएंगे। फिर वो जो यूटोपिक का कंसेप्ट है ना, कि जो इगैलिटेरियन दिखा रखा है, इगैलिटेरियन मीन्स सब इक्वल है, ऐसे यूटोपिक का टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं फ्लिकर होता हुआ दिखेगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि सच में बहुत अजीब फील करेंगे। तो वो, अब देखो ये नहीं है कि आप ये कहो कि सारे लोग वहाँ खुश हैं, लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं मानना। सॉरी। क्योंकि इस कहानी में ये भी दिखा रखा है ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट है, पर वो लोग वहाँ नहीं रह रहे क्योंकि वो वहाँ से जा रहे हैं। तो होमोसेंट्रिक अप्रोच भी है, आप ये नहीं कह सकते होमोसेंट्रिसिज्म नहीं है।
ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट राइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ह्यूमैनिटी के साथ की राइटिंग है, क्योंकि होमोसेंट्रिक अप्रोच इसकी राइटिंग में ही दिख रही है, हेडिंग में होमोसेंट्रिसिज्म का कंसेप्ट देखा गया है। ह्यूमैनिटी को इतना ज़्यादा फोकस रखा गया है कि वो लोग जो जा रहे हैं उनको टाइटल पे डाला गया, द वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम द उमेला, जो इन सब रियलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो होमोसेंट्रिसिज्म पूरा परफेक्ट है यहाँ पे। द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ देखा गया। अब देखो, आपको समझना है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है। तो इस कंसेप्ट को एक बार तक, ताकि मैं आगे अगर नाम लूँ तो आपको समझ आ जाए इसका मतलब क्या है। कहानी बस यही है, कहानी यही ख़त्म हो गई कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसको नहीं चाहते उसे बाहर निकाले, वो अपने डिप्लोरेबल कंडीशन पे है, और जो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो अमीला छोड़ के जा रहे हैं, बस कहानी ख़त्म, कुछ नहीं है कहानी में। और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है ये समझना है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एरिस्टोटल की पोइटिक, ठीक है, एरिस्टोटल जो है जिन्होंने पोइटिक लिखी थी, ये मैंने वीडियो है इसमें आपको चैनल पे मिल जाएगा, पोइटिक बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने पोइटिक लिखी थी। एरिस्टोटल कौन से, वो ही है ना जो आपने पढ़ रखा है, यानी सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के से आगे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर चेला था एरिस्टोटल का, सॉरी। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, अब सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एरिस्टोटल का वर्क पोइटिक, जो मैंने आपको बता भी रखा है, एरिस्टोटल का वर्क पोइटिक जो है उसके बारे में इसी चैनल पे मैंने स्पेशल डाल रखा है, तो उसे आप देख सकते हो, एरिस्टोटल की पोइटिक। उसमें ये बातें मेंशन है कि पहले मतलब समझते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है। इस तरफ लगा लो ये ऑडियंस है, ये सारे ऑडियंस बैठी हुई हैं, और इस तरफ ये क्या है, ये स्टेज है। अब स्टेज पे आप कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो कि ऑडियंस को पता है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये सब चीज़ हो नहीं सकती, पर उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को मानते हैं, वो उस चीज़ को मान रहे हैं, ऐसे एज एन रियल देख रहे हैं, ताकि एक तरह का इंटरेस्ट बना रहे, उसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। एक एग्जांपल के तौर पे अगर नॉर्मल समझना हो तो आपने दिखाया ऊपर से एक परी आ रही है और उस परी ने कोई बातें बताई, फिर नीचे कुछ ऐसा हुआ, एक फूल जो है वो किसी भगवान में बदल गया, इस तरह से करके आप कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो दिखा रियलिटी में किसी ने देखा नहीं। जैसे आप कोई साइंटिफिक फिक्शंस राइटिंग या फ्यूचरिस्टिक राइटिंग आपने दिखाया हो, या फ्यूचरिस्टिक कोई प्ले आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक वायरस है, वायरस फैल गया, उसके बाद कुछ लोग जो है इस तरह से बन गए, ये सब कुछ। पर ये थिंग जो अभी तक पॉसिबल नहीं है, पर स्टिल जो ऑडियंस उसे एज एन रियलिटी समझ के उन सब चीज़ों को अपनाती है। ऑडियंस को पता है जबकि रियल में ये सब चीज़ नहीं हो सकता, पर स्टिल वो उस चीज़ को मानती है, क्योंकि वो लूज़ नहीं करना चाहती अपने इंटरेस्ट को। इस इंटरेस्ट को कहते हैं कैथारसिस। क्या कहते हैं? कैथारसिस। तो कैथार देन एस-आई-एस-एस, कैथारसिस का मतलब होता है इंटरेस्ट। हर ऑडियंस जो होती है स्टेज पे, या फिर रीडर जो है वो किताब पढ़ रहा है, उसके अंदर एक इंटरेस्ट इवोक होता है, और वो अपने इंटरेस्ट के तौर पे, चाहे वो फिक्शियस राइटिंग हो, चाहे फिर वो कोई सा फेबल हो या कोई फॉक टेल हो, उन सबको इंटरेस्ट की वजह से पढ़ता है, और उसे बहुत मज़ा आता है उसे पढ़ने में, और वो इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इसीलिए जो भी चीज़ रियल में पॉसिबल नहीं है वो एज एन रियल कंसिडर करता है उसे। इसी को कैथारसिस बताया था किसने? पोइटिक वर्क है जैसे एरिस्टोटल ने लिखा था, उसमें लिखा था कि हर ऑडियंस या हर रीडर के पास एक कैथारसिस होता है, एक इमोशनल जो होता है, एक इमोशनल कोड अटैच्ड होता है किसी वर्क के साथ या जिस चीज़ को वो देख रहे हैं उसके साथ, और वो इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। इसी को कैथारसिस कहते हैं। और इस पूरे जो हम ये समझ रहे हैं कि इस तरफ ऑडियंस बैठी हुई है और उस तरफ कोई चीज़ आप दिखा रहे हो, पर माना उसमें कोई चीज़ रियल, जैसे कोई इंसान हवा में उड़ता हुआ चल रहा है, वो उड़ता हुआ बाहर निकल गया, या हम किसी और दुनिया में पहुंच गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगैन, अभी तक तो नहीं है, पर स्टिल जो है ऑडियंस उसे मानती है, क्योंकि वो अपने कैथारसिस को खोना नहीं चाहते। इसी को कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब क्या है? सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी जो उन्हें यकीन नहीं है उसको भी उन्होंने क्या कर रखा है? सस्पेंशन कर रखा है, यानी उस चीज़ को वो अपना रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ रियल नहीं है, पर स्टिल वो उसे उन्हें पता है ये सब चीज़ रियल नहीं है, पर स्टिल एज एन रियलिटी कंसिडर कर रहे हैं उसे, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। देखो, विलिंग का मतलब चाहना, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब वो जो डिसबिलीफ फैक्टर है उसको वो सस्पेंस कर रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर रहे हैं उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि वो कि उन्हें पता है कि ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया, वो उसको एज एन रियल मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने कैथारसिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इतने बड़े बड़े
एनालिसिस है, अगर हम राइटिंग को पढ़ते हैं तो आपको ये लिख के ज़रूर आना है। ये पूरी जो मैंने आपको कहानी बताई है, अगैन जैसे कि बच्चा लॉक्ड है अंडरनीथ द ग्राउंड के नीचे, पूरा शहर जो है वो खुश है, ये पॉसिबल नहीं है, पर स्टिल मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, सोशल फ्रेम को समझने के लिए रीडर को ये बताया गया है कि ठीक है कि आप ऐसा इमेजिन करो, एक यूटोपिक वर्ल्ड होगा। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का एक आर्डेंट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। इसको लिखने से आपके नंबर अपने आप स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ बातें इसके, एक चीज़ और अगर इससे आपको कनेक्टेड कुछ और समझना हो तो एक थोड़ी सी बात और, 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी गई थी। एक वर्ड एक एक सॉरी वर्ड कह रहा हूँ मैं, एक वर्क लिखा गया था बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसे एस टी कॉलरिज ने लिखा था, सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगेन रोमांटिक राइटिंग, रोमांटिक एज की राइटिंग है। रोमांटिक एज की राइटिंग तो सबको पता होगा, रोमांटिक पोइट में एस टी कॉलरिज हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, और इन दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेड लिखा था। 1798 में लिरिकल बैलेड आया था, जिसे हम बाइबल कहते हैं ऑफ रोमांटिक एज। फिर 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया एक डिफरेंट वर्क लेके आए थे एस टी कॉलरिज, जिनका ये मानना था कि जो राइटिंग है दैट शुड बी द फिलोसफिकल, कि पोएम ऐसे नहीं है कि अबाउट द सिंपल लैंग्वेज या सिंपल टर्म में लिख रहे, जो कि वर्ड्सवर्थ मानता था। इमोशंस का गेम नहीं, इट्स अबाउट द फिलोसफी, जैसे कि अल्बेट्रोस अराउंड द नेक आपने पढ़ा होगा। इन्होंने इस टर्म को दोबारा से सबके सामने रखा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि हम फिलॉसफी की राइटिंग में विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का फैक्ट का यूज़ करके हम कई फिलोसफिकल कंसेप्ट को सामने रख सकते हैं। तो पोइट्री में हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ के व्यू बिल्कुल अपोजिट थे। इसी वजह से 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया लेके जो है मतलब सैमुअल टेलर कॉलरिज वो अलग निकल गए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एस टी कॉलरिज ने दोबारा से विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का यूज़ किया था। अब आ जाते हैं वापस हम अपने उसमें। अब देखो कैरेक्टर कौन से हैं, जैसे कि चाइल्ड, एक तो चाइल्ड का या कैरेक्टर, आप पीछे वाले स्लाइड को रोक के नॉर्मली आप देख सकते हो क्या क्या कैरेक्टर है। 3-4 कैरेक्टर हैं बेसिकली, क्योंकि कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिखने जा रहे हो, अगर आप कभी भी शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो तो आपके कैरेक्टर 3 और 4 कैरेक्टर ही होने चाहिए, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी का यही होता है मेन पर्पस कि कम से कम कैरेक्टर को रखो, और कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए, और विद ज़्यादातर जो है वो कैरेक्टर सेल्फ डिफाइंड हो, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करें। इसमें कैरेक्टर क्या है, वही ओमिला में वंस वॉक अवे फ्रॉम दी ओमिला, एक इस तरफ वो लोग जो कि ओमिला को छोड़ के जा रहे हैं, और नॉर्मली एक वो चाइल्ड एज एन कैरेक्टर है जो कि दिखाया गया अंडरनीथ द ग्राउंड। यही सब इसमें कैरेक्टर है। 3-4 अगर कैरेक्टर्स हैं वो आप पिछले वाली स्लाइड में देख सकते हो। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है इसमें, जब आपने इस राइटिंग को पढ़ना शुरू करा होगा, एक पिक्टोग्राफिक इमेज जो है वो ऐसा लग रहा होगा कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर डाला गया है। अब ये क्या बोला मैंने, इसको समझो। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है एज एन पिक्चरस्क्यू, यानी एक हमें पिक्चर के फॉर्मेशन में, ना तो ये बताया है कि वो यूटोपिक सिटी किस तरह की थी, नहीं बताया, क्योंकि किसके ऊपर छोड़ा गया, ऑडियंस एंड रीडर के ऊपर। रीडर खुद के दिमाग से उस शहर को सोचेगा कैसा होगा। अब बच्चा जो है अंडरनीथ द ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या वो किसी कंपार्टमेंट जोन के अंदर बंद है या कोई एक पर्टिकुलर सेल है, ये भी नहीं बता रखा, खुद सोचो। ना हमें वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया किस तरह का नेचर था, कैसा था, कुछ नहीं। तो सब कुछ किसकी तरफ छोड़ा गया है, रीडर की तरफ। तो ये आपको पता होगा कि जैसे कि पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में अगर हम देखते हैं, बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में, और ऐसे टाइम पे जो राइटिंग लिखी गई थी उसमें ज़्यादा जो अटेंशन है वो रीडर के ऊपर डाला गया, क्योंकि साइकोलॉजी ये मानती है कि मीनिंग जो होता है दैट लाइज इन द टेक्स्ट, ठीक है। जो ये माना जाता है कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर लाई करता है, और फिर कई कहते हैं कि नहीं, मीनिंग टेक्स्ट के अंदर लाई नहीं करता, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर लाई करता है अबाउट द रीडर। तो ये जो दो कंसेप्ट थे, एक तो मीनिंग टेक्स्ट का होता है, यानी जो टेक्स्ट आप पढ़ते हो उस टेक्स्ट का मीनिंग होता है, एक होता है नहीं टेक्स्ट का मीनिंग नहीं है, जो उसे पढ़ रहा है वो खुद मीनिंग अटैच करता है। तो जो उसे पढ़ रहा है एज एन रीडर, जो उसे पढ़ रहा है उसके पास खुद मीनिंग है। इस तरह की राइटिंग आ गई थी 1970s एंड 80s में। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक तरफ वेजिटेरियन ले लो, एक तरफ ले लो नॉन वेजिटेरियन, और फिश का एग्जांपल ले लो। एक वेजिटेरियन ने बोला आई लाइक फ़िश, इसका मतलब उसे फ़िश पसंद है। नॉन वेजिटेरियन ने बोला आई लाइक फ़िश, इसका मतलब वो फ़िश खाना चाहता है। तो मीनिंग टेक्स्ट में नहीं है, लाइक का मतलब तो पसंद है, मीनिंग टेक्स्ट में नहीं है। मीनिंग किसके पास है, रीडर के पास। रीडर खुद अब टेक्स्ट के साथ मीनिंग को अटैच करता है। कुछ इसी तरह का सीन दिखाया गया इसमें, अनकॉन्शियस फ्रेम को कनेक्ट किया गया विद मीनिंग। रीडर किस तरह का है, वो कैसी सोच का है, उसने किस तरह का सिटी फॉर्मेशन, ये सब कुछ रीडर के ऊपर छोड़ा गया है।
एज एन राइटर जो है उन्होंने पैसिव का कंसेप्ट काम किया, जब भी हम रीडर को एक्टिव एजेंट की तरह रखा गया कि हम मीनिंग को क्रिएट करें, हम समझे वो चीज़ है क्या और क्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट को आपको पेपर में ज़रूर लिख के आना आंसर राइटिंग में, कि जैसे कि पैसिव एज एन वे जो है राइटर एज एन पैसिव वे स्टैंड कर रहे हैं, जबकि जो रीडर है और जो मीनिंग है टेक्स्ट का, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रीडर। रीडर किस तरह के वो मीनिंग को ट्रैक करेंगे, इसीलिए कहीं भी सिटी का जिक्र नहीं कर रखा, ना वहाँ के कंडीशन, ना वेजिटेशन, ना वहाँ के लोगों का सोशल फ्रेम, कुछ नहीं बता रखा। सब सिर्फ आपको खुद देखना है और समझना है। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफिक एसेंस को अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया गया है, जिसका मतलब साइको फ्रेम दोबारा से कि मीनिंग टेक्स्ट में नहीं होता। ठीक है, रीडर मीनिंग अटैच करते हैं टू दी टेक्स्ट, और ये कौन सा वर्जन था, 1970s एंड 80s की राइटिंग में ज़्यादातर देखा गया है इसे। तो इसी कंसेप्ट को फिर आगे ट्रेंड में आया तो कई राइटर इसे फॉलो करने लगे, ऐसे इन्होंने भी यहाँ पे यही फॉलो किया है। द नरेटर, अब इसमें देखो वो ये दोबारा से दी वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम द ओमेला, वही कहानी है, तो मैं कहानी नहीं कराऊंगा। मैंने पहले बोला था मेन मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ जो कि आपके यहाँ। तो लास्ट स्लाइड में समरी के बारे में बता रखा है, वो स्टार्टिंग की समरी है कि वो यूटोपिक वर्ल्ड है, वो मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर हाँ, कहानी के बीच वाले पार्ट से कुछ कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें नोट करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हो गया। जेंडर को नहीं बताया गया, चाइल्ड के जेंडर को इट से डिनोट किया गया, इट मीन्स मेल है फीमेल है नहीं पता। दोबारा मीनिंग रीडर की तरफ मूव किया गया है कि रीडर समझे क्या मीनिंग और क्या नहीं। और बच्चे को खाने में सिर्फ मील और ग्रीस दिया जा रहा था, सिर्फ खाने के लिए, और परपेचुअली डार्क फेज में उसे रखा जा रहा था। चाइल्ड की कंडीशन बहुत ही डिप्लोरेबल थी। द कन्वर्टेड द चाइल्ड वर टू सेट द फ्री, डिस्ट्रक्शन वुड कम टू द यूटोपिया। अगर उन्हें ऐसा लगता था इस बच्चे को अगर छोड़ दिया तो डिस्ट्रक्शन आ जाएगा पूरे ओमेला सिटी में। अब डिस्ट्रक्शन की वजह क्या है कि वो ये कि सब एक जैसे हैं। अब उनमें अगर बीच में कोई एक आ गया और किसी का हार्ट अगर इसकी तरफ मूव हो गया, और फिर क्या होगा, जो इनका एक स्ट्रेंथ है, एक पूरे इनमें इगैलिटेरियन सोसाइटी है, और इगैलिटेरियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्या है, हैप्पीनेस, कि सब के सब जो है वो खुश है। इसीलिए इगैलिटेरियन का यहाँ पे टर्म क्या है, हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। यही यूटॉपिक है कि सब के सब खुश है। पर अगर उसमें एक भी अगर बेकार आ जाए, बेकार मैं वो सेंस में नहीं कह रहा, अगर एक भी अगर इसमें अगर ऐसा इंक्लूड हो जाए, सुना ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, कुछ वैसे वाला सीन है। अगर एक अगर इनमें बीच में आ जाए तो कहीं ना कहीं जो इनका स्ट्रेंथ है, एक जो इगैलिटेरियन एक यूनिकनेस है, एक सरफेस लेवल पे सब कुछ सेम है, वो थ्रैश होता हुआ दिखेगा, और कहीं और पूरा मीनिंग जो है पलट सकता है यहाँ पे। और जिसके लिए जानी जाती है ओमेला सिटी, अब वो बात उसमें रहेगी नहीं। इसीलिए उस बच्चे की ऐसी हालत होनी चाहिए या रखना चाहिए मजबूरी में या जानबूझ के वो, क्योंकि यहाँ पे एज एन आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी का कंसेप्ट है कि समाज का एक आइडेंटिटी है, वहाँ के लोगों की एक आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या है कि वो ये चाहते हैं कि वो एक जैसे दिखे, कि कोई भी आए बोले अरे वाह वो मेला में तो देखो सबके सब खुश है। तो कोई भी अगर एक बच्चे, इसीलिए उन्होंने लॉक कर रखा था, अगर वो उसकी डेथ हो जाएगी तो ठीक है, अब वो सीन ही हट जाएगा वहाँ से, पर इनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। तो सिगमंड फ्रूड साइको एनालिटिक है, आपको पता होगा, हम साइको एनालिसिस के फील्ड में बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है सिगमंड फ्रूड ने। तो सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट ऑफ सोशल आईडी और ईगो एंड सुपर ईगो, जिसे ईद कहते हैं, वो कंसेप्ट इसमें लग रहा है। तो सोशल आइडेंटिटी एज एन मेन कंसेप्ट है, जिसकी वजह से कहते हैं ना एक समाज में एक इमेज है, उस इमेज को मेंटेन करने के लिए चाहे कितने ही कुछ हो जाए वो सब बर्दाश्त है। तो वो एक सोशल आइडेंटिटी का फॉर्मेट यहाँ दिखाया गया है ओमिला के लोगों का। और जो ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि इस बच्चे को फ्री करना चाहिए, दैट फ्रीडम, कि फ्रीडम एक बहुत बड़ी बहुत बेसिक डिमांड है। जितनी भी लड़ाई होती है इस पूरे हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक, सबके पीछे कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्या है, फ्रीडम। आज़ादी किसको नहीं पसंद, फ्रीडम एंड लिबरल वॉइस, ये तो सबसे मेन होता है। तो वही वो चाहते थे, फ्रीडम की बात करने वाले लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। मैंने पहले बताया होमोसेंट्रिक राइटिंग है, ऐसा मत समझना कि राइटर ने या ऑथर ने या कुछ ऐसा लिखा है जिसमें कि उसने डी ह्यूमन फेस को एक्टिवेट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डी ह्यूमन फेस एक्टिवेटेड नहीं है यहाँ पे। सिंपल दिखाया गया है कि क्योंकि हेडिंग में ये दिखा रखा है कि ओमेला को छोड़ के जा रहे लोग, तो वही हमें होमोसेंट्रिक अप्रोच की तरफ मूव करवाती है। Ultimately, the narrator suggests that the town is not a real at all. It is possible that it does not exist. Yet the narrator invites us to suspend our disbelief. तो नरेटर हमें कह रहा है कि हम अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करें, इसको
इस जो हमने सोच रखा है वही जो मैंने अभी आपको बताया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उस कंसेप्ट को कनेक्ट किया गया। उसके बाद कॉन्शियस को यूटोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट किया गया कि ऐसा जहान कहीं ना कहीं तो होगा और ऐसा कुछ हो सकता है, या इन फ्यूचर में एक अगेन एक डीप क्वेश्चन पे लाके हमें छोड़ दिया गया है। लूज़ एंडिंग कर रखी है, वो लूज़ एंडिंग नहीं है। इट मीन्स कि क्लाइमेक्स को मेंटेन नहीं किया गया, एंटी क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग रखा गया है क्लाइमेक्स से। अब इसका मतलब क्या है, देखो एंटी क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का मतलब होता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है ना, राइजिंग एक्शन इसे कहते हैं, एक्शन राइज कर रहा है, ये फॉलिंग एक्शन है या एक्शन गिर रहा है। अगर यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट है जो कहानी में समझ नहीं आ रही और फॉलिंग एक्शन के साथ उनको सुलझा दिया गया है, तो हम कहते हैं ठीक है भाई क्लाइमेक्स आ रहा है, क्लाइमेक्स आ रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेक्स हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तरह से क्लाइमेक्स मेंटेन हो रहा है। पर देखो इसमें राइजिंग एक्शन क्या दिखाया है कि बहुत अच्छी वो है। अब एक बच्चा यहाँ पे एक नॉट दिखा दिया गया, एक नॉट लगा दिया गया क्या कि चाइल्ड, एक चाइल्ड को लॉक कर रखा है। अब हर एक के अंदर बात आ रही है पोइटिक जस्टिस को लेके। पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो पोइटिक जस्टिस की यार कोई डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे इसको सुलझाना था कहीं ना कहीं, पर इसको ना सुलझाया गए, इसे सुलझाया नहीं और एक बोल्ड क्वेश्चन पे कहानी को ख़त्म कर दिया गया। तो मैं कहूँ क्या क्लाइमेक्स इसमें मीट हुआ? नहीं, इसमें क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा गया, एंटी क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग रखा गया। और जब जब एंटी क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है तब तब कैथारसिस जो है, कैथारसिस का मतलब इमोशंस, वो इमोशन सेटिस्फाई नहीं होते ऑडियंस के। तो इस राइटिंग में इमोशंस को सेटिस्फाई नहीं किया गया है, एक बोल्ड क्वेश्चन पे छोड़ा गया है और कैथारसिस जैसे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया गया है, एरिस्टोटल के पोइटिक जैसे कंसेप्ट को सबके सामने ला के रखा गया है। इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल पे प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब यार पक्का करो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आप बाकी जगह भी देख लेना बेशक, अगर आपको यकीन नहीं होता वहाँ आपको इतना बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे बिल्कुल ही एनाटमिक मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बेस और बेसिक लेवल से लेके एक हाई फाई लेवल तक, ताकि आप सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से लिख के समझ के बेहतर लिख सको। अब थीम्स की बात करती है तो द वंस हू वॉक अवे फ्रॉम द ओमेला, इसमें कई देखो कौन कौन से थीम है। फर्स्ट थीम अगर हम बात करें इट्स अबाउट द यूटोपिया, मैं समझा चुका हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पीनेस एंड द सफरिंग। अब हैप्पीनेस एंड सफरिंग का भी गेम है, तो कार्ल मार्क्स से भी कई बार इसे कनेक्ट किया गया, मार्क्सियन थ्योरी से, दास कैपिटल से, इससे अगर आप इस बैकग्राउंड से तो आपको समझते हो कि हर चीज़ का एक राइजिंग फेज होता है, फिर एक बार वो चीज़ जाके गिरने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है। तो हैप्पीनेस एंड सफरिंग एक लाइफ की जर्नी है, हैप्पीनेस सफरिंग इस तरह के कंसेप्ट को दिखाया गया है। और इसके बाद द क्वेश्चन ऑफ द इंडिविजुअल विद इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक सफरिंग एक नेचर कि हर इंसान, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा ही समाज में चल रहा हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो बाइबल पॉइंट ऑफ एंड से भी आप लिख सकते हो एक रिलीजियस वे में, कि जिस तरह से जीसस क्राइस्ट का था कि सबके लिए अपने आप को उन्होंने एक ऐसे फेज़ में डाला, पर यहीं से बिगनिंग हुआ एक न्यू फेज़ का, न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल का, एक न्यू क्रिश्चियनिटी का। तो ऐसे ही कुछ है कि वो बच्चा बेशक आज लॉक्ड हो, पर कल परसों क्या पता वो उस दुनिया की आवाज़ हो, जो कि वो जो लोग वहाँ से मूव करके जा रहे हैं वो कभी ना कभी तो वापस आएंगे, और एक फ्रीडम जैसे कंसेप्ट को और उस यूटोपिया जिसे वो बोल रहे हैं, वैसे तो वो डिस्टॉपिक है, उसमें यूटोपिक कुछ भी नहीं है, पर वो जो एक हल्की सी एक लाइट दिखा रखी है, लाइट मतलब वो चाइल्ड आने वाले टाइम को बदल सकता है। क्योंकि अगेन एंटी क्लाइमिक्स स्ट्रॉन्ग है, क्लाइमिक्स से तो हम क्लाइमिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते, पर स्टिल हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं एक आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूटोपिया पढ़ लेना बहुत सिंपल है, हैप्पीनेस एंड सफरिंग बता दिया मैंने, ठीक है, इसे कर लेना, स्लाइड को रोक के। द चॉइस बिटवीन द कॉम्प्लिसिटी एंड द सेक्रीफाइस ऑफ द यूटोपिया, ये कॉम्प्लिसिटी एंड सेक्रीफाइस देख लेना, बहुत सिंपल है यार, ठीक है, इसे रोक के पढ़ लेना। वैसे जो मैंने बता रखा है वो क्योंकि टीम डिज़ाइन करती है, मैं आपको बेसिक सब कुछ बिल्कुल डीप में समझा रहा हूँ, वो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। द मॉरल्स एंड द मोरालिटी, देखो मॉरल्स एंड मोरालिटी की बात इसमें है कि क्या किस किस बेसिस के है। अब ये थोड़ा सा पेज हल्का सा समझना है हमें, इसमें मॉरल बेस का कंसेप्ट है। अब देखो मॉरल बेस का कंसेप्ट का मतलब क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, कहीं साइकोलॉजी की फील्ड और थोड़ा सा फिलोसफिकल का फील्ड। तो विलियम जेम्स, अगर आप साइको के स्टूडेंट हो तो इनके नाम को कौन नहीं जानता है ना, विलियम जेम्स साइकोलॉजी के मेन प्रोपाउंडर। इन्होंने जब इस वर्क को पढ़ा तो इन्होंने कहा हाँ कि ठीक है भाई, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की तरह, जैसे ये विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये अमेरिकन राइटिंग है और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला एक्सेलेंट राइटिंग है, मतलब कि एक्सेलेंट राइटिंग इन टर्म्स क्या है, मॉरल फिलोसफिकल बेस्ड राइटिंग है। देखो मॉरल क्या है, सच और गलत पे लाके छोड़ा गया, क्या ये सही है या गलत है। उस लड़के को लॉक करना नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी,
ये एक ह्यूमन फेस जो होता है मोर देन अबाउट नेसेसिटी एंड सोशल आइडेंटिटी के कंसेप्ट से ऊपर एक ह्यूमैनिटी होती है। तो होमोसेंट्रिक एंड सोशल आइडेंटिटी इन दोनों के आपस में कोलिजन दिखा रखा है, किस तरह से ये दोनों चीज़ आपस में लड़ रही हैं कि हमें ह्यूमन फेस की तरफ मूव करना चाहिए या आज भी हमें वही करना चाहिए सोशल आइडेंटिटी पर, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न वॉल आइडेंटिटी कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा मूव कर रही है, जहाँ का जो न्यूक्लियस है वो आइडेंटिटी कंसेप्ट है। सोशल आइडेंटिटी मेंटेन करो, बेशक होमोसेंट्रिसिज्म या होमोसेंट्रिक आइडिया भाड़ में जाए। तो यही मॉरल एंड फिलॉसफी कंसेप्ट को बिल्कुल ब्लेंड किया गया है, जिसको बहुत एक्सलेंट तरीके से मेंटेन किया गया है लेवल को। ऊपर आपने देखा होगा बिल्कुल राइटिंग आप देख रहे हो कि ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, ये सबको पता है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी। कहानी की बिल्कुल हेडिंग ऑप्टिमिस्टिक रखी गई है, वो चले गए हैं वहाँ से, पर स्टिल कहानी के अंदर पेसिमिस्टिक मूव हो रही, कहानी पेसिमिज्म से मूव हो रही है, निराशावादी से। पर एक लाइट हमें छोड़ रखा है कि एंटी क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग किया गया क्लाइमेक्स से, जो कि एक एंड में लाइट छोड़ रखा है कि स्टिल दे मे बी द चांसेस इन फ्यूचर में क्या पता कुछ ऐसा हो जाए। तो मॉरल यार एक्सीलेंट मॉरल एंड फिलोसफिकल बेस्ड राइटिंग और लूज एंडिंग के साथ इस कहानी को बहुत ही, मैं कहूँ कि एक अनकॉन्शियस माइंड को हिलाने वाली राइटिंग है, सच में दिमाग के अंदर जा चुकी है ये। अब बाद में कोऑर्डिनेशन और डॉट कनेक्शन होकर एक न्यू फेज निकल के आएगा इसका। एक थर्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट भी दिखाया गया। अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल एलिग्री भी है। अब पॉलिटिकल एलिग्री का मतलब एलिग्री, अब देखो एलिग्री सिंबॉलिज्म का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ना। सिंबल, हम सिंबल यूज़ करते हैं किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, पर अगर उसी सिंबल में हिस्ट्री अटैच हो जाए या कोई भी कंसेप्ट अटैच हो जाए तब वो एलिग्री हो जाता है, तब हम उसे एलिग्री कहते हैं, यानी एक एक्सटेंडेड सिंबल, एक डीप सिंबल, दैट इज़ कॉल्ड दी एलिग्री। तो इसमें दिखा रखा है, देखो पॉलिटिकल एलिग्री हो सकता है ये, क्योंकि इसमें कैपिटलिस्टिक वेस्टर्न सोसाइटी पे कमेंट किया गया है, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट एंड एज वेल एज द अंडर डेवलप्ड कंट्री इन द थर्ड वर्ल्ड। देखो थर्ड वर्ल्ड नेशन वो जैसे कि हमारे इंडिया और ये चाइना वाइना, इन सबको देखो यूरोसेंट्रिक अप्रोच है। तो यूरोप ने अपनी तरफ से जिस जिसको कॉलोनाइज करा था उनको डिफाइन कर दिया, तो एक फर्स्ट वर्ल्ड बनाया जिसमें कि अमेरिका ने अपने आप को रख लिया और ब्रिटेन अमेरिका ने। सेकेंड वर्ल्ड बनाया जिसमें कि और बाकी कंट्रीज़ को रख दिया इन्होंने, जर्मनी जर्मनी को। और थर्ड वर्ल्ड में हम जैसे नेशन को रख दिया, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। पर आज चाइना जैसे और हम जैसी कंट्री और साथ में इंडिया, हम नहीं मानते कि हम थर्ड वर्ल्ड नेशन में हैं। तो ये थर्ड यहाँ पे जो राइटिंग लिखी गई थी, क्योंकि राइटर तो देखो कौन है, अब वो अमेरिकन राइटर है। अब उसने कहीं जो लड़का वो जो लॉक्ड दिखाया गया था, क्या अगर पॉलिटिकल एलिग्री की बात करें, समझ लेना क्वेश्चन, पॉलिटिकल कमेंट है, एक पॉलिटिकल सटायर है, उसमें वो जो लड़का लॉक कर रखा है, क्या पता वो डेवलपिंग नेशन की वे में प्रूव कर रखा हो, और जो एन्जॉय कर रहे हैं वो एक एलिट क्लास ऑफ लाइफ लीड कर रहे हैं वो यूएसए है। तो यूनिपोलर नेशन का कंसेप्ट साफ देखने को मिलता है। दो पोल्स थे, सबको पता है 1960s में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, 1960 में कोल्ड वॉर था, 1991 तक ये कोल्ड वॉर चला था जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। और इसके बाद और होड़ किसके बीच में चल रखी थी कि बाईपोलर और यूनिपोलर, यूएसएसआर और एक तरफ क्या था अमेरिका। और 1991 में जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, 15 स्टेट्स में निकल के आया, उसके बाद अमेरिका एज एन यूनिपोलर नेशन हो गई। और ये राइटिंग भी 90s 80s 90s की राइटिंग है, तो साफ दिख रहा है यूनिपोलर के कंसेप्ट को, यूनिपोलर टेस्ट को मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल एलिग्री सेट किया गया हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। थोड़ी बहुत देखो हिस्ट्री की नॉलेज होनी जरूरी है कि थर्ड वर्ल्ड क्या है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है, 1960 से 1991 तक क्या, सीटीबीटी क्या है, एनपीटी क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तब आगे की बेहतर तरीके से लिख सकते हो। नहीं तो यार रगड़ मार के समरी लिखने से कोई नंबर नहीं देता। विक्टिम एंड विक्टिमाइजेशन, ये इसका भी कंसेप्ट है। देखो विक्टिम्स और विक्टिमाइजेशन, यहाँ पे विक्टिम चाइल्ड को दिखाया गया, स्केपगोट वो शिकार दिखाया गया जिसको ओमेला वाले लोग नहीं चाहते थे कि वो ऊपर आए। तो ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे वल्नरेबल का कंसेप्ट भी दिखाया गया, ईजिली अटैकेबल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा, देखो किसी भी वे में आप आंसर को मूव कर सकते हो। अगर पॉलिटिकल एलिग्री है तो बस पॉलिटिकल एलिग्री है, सोशल एलिग्री है वो मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजिकल एलिग्री है वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आप पीछे ध्यान से सुनना वो सब कुछ। गिल्ट एंड इनोसेंस का पार्ट, तो गिल्ट एंड इनोसेंस के कंसेप्ट को दिखाएगा। देखो गिल्ट स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है, ये पूरी किताब की जो हेडिंग है, वंस द वन हु वॉक अवे फ्रॉम द ओमेला, वो लोग वहाँ से चले गए कि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ सही नहीं है। तो गिल्ट वाली फीलिंग एक कहानी की हेडिंग पे जाके चिपक गई। और इनोसेंस का मतलब क्या है, वो बच्चा एक एज एन इनोसेंट फेस दिखा रखा, जो कि कहीं ना कहीं बाइबल की आइडेंटिटी को इवोक करती है, बिब्लिकल राइटिंग की तरफ इस कहानी को मूव करती है। अब हैप्पीनेस का देख लेना, हैप्पीनेस का फेस क्या है, यूटोपिक दिखा रखा है, पर ये जो हैप्पीनेस है
और यहाँ पे सोफिस्टिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल दिखाया गया। देखो सोफिस्टिकेटेड ये वर्ड ऐसा बनाया गया है जो कि मेन के किससे कनेक्टेड होता है, ये सोशल आइडेंटिटी से। एक इंसान है, समाज के सारे बेसिक रूल को कवर करता है, समाज में जैसे बाकी चलते हैं वैसे, और एक वो इज्जतदार है और ख़ानदानी अच्छा है, सब कुछ है, हम उसे बोलेंगे एक सोफिस्टिकेटेड मैन है। अब ये जो सोफिस्टिकेशन का कंसेप्ट है, यही यूटोपिक कंसेप्ट को लीड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल एक छोटा सा सोफिस्टिकेशन, और यही सोफिस्टिकेटेड जो एक, देखो सबसे छोटा क्या, आइडेंटिटी कंसेप्ट। इस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए इंसान सोशल जो है जितने भी प्रोटोकॉल्स है समाज के, उसको फॉलो करके क्या बना लेगा, ये आइडिया है। देखो ये सिगमंड फ्रॉइड का सोशल आइडेंटिटी कंसेप्ट, इसी को फॉलो करके वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। यही सोफिस्टिकेटेड जो है, ये सोफिस्टिकेटेड का क्लस्टर, ये सोफिस्टिकेटेड का क्लस्टर अगर फॉर्म होने लग जाएगा, तब इन्होंने इसको बोला है दिस इज अगेन द यूटोपिया। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान सोफिस्टिकेटेड हो, जो टर्म्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाने वाला भी इंसान है, क्या पता वो भी करप्ट हो। तो हम क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसके हम नहीं हो सकते, हम ना डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वही वैसे वाली बात दिखा रखी है कि हैप्पीनेस को ये दिखाया गया यूटोपिक, वो है एक परफेक्ट सोसाइटी की बात की गई है, सोफिस्टिकेशन की बात की गई है कि जो सबके रूल्स रेगुलेशन मॉरल, और जो इसको नहीं, तो ऐसे कंसेप्ट को उठाया गया। और जो उन्हें लग रहा था कि वहाँ के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर पा रहा था, वो चाइल्ड था, तो उसे उसने एक बिल्कुल अलग रख दिया कि ठीक है ये बिल्कुल अलग वाले जोन में डालो, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल की डेफिनेशन वो तो जो बाकी के जैसा ना हो। सोशल कन्वेंशन मैंने बिल्कुल समझा दिया है किस वे में सोशल कन्वेंशन को दिखाया गया। बाकी इसमें बता दूँ, विलियम जेम्स का कंसेप्ट बता चुका हूँ, अमेरिकन फिलोसफर बता चुका हूँ, और seeing the child that about the certain amount of the time passes therefore the possible to see a child torment, वही बात है। देखो सोशल कन्वेंशन का मतलब समाज, वही सोशल आइडेंटिटी का कंसेप्ट, सोफिस्टिकेशन का कंसेप्ट, सब कुछ बता चुका हूँ। बाकी इसमें से आपको जो अगर कुछ अच्छा लगता हो, कुछ बढ़िया लगता हो, तो आप लिख सकते हो देख रोक के। द वंस हु वॉक अवे द बॉटम ऑफ द सोशल हेरारिकल फॉर्मेट दिखाया गया, हेरारकी दिखाया गया, इसमें किस तरह से बिल्कुल बेस लेवल से ऊपर तक जाता है, और एक एलिटनेस, एक एलिट क्लास को दिखा रखा है, किस तरह से एक एलिट क्लास एक अपर सोसाइटी में अगर जीना हो तो उनकी बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ होती है, बहुत सब कुछ वो फॉलो करते हैं, और वो लोग एक जैसे होते हैं, इगैलिटेरियन के कंसेप्ट को मेंटेन कर रहे हैं। पर इगैलिटेरियन यहाँ पे कंसेप्ट को मेंटेन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक बच्चा अलग से दिखाया गया है, और इस बच्चे को अलग कर देंगे, वो डिस्कार्ड कर देंगे, तब उनका जो इगैलिटेरियन कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट में, इन टर्म्स ऑफ द हैप्पीनेस, वो मेंटेन होगा। तो अगर 100 में एक बच्चा अलग सोचता है, तो वो अलग सोचने वाला क्या होगा, वो एबनॉर्मल होगा। इस एबनॉर्मेलिटी के फेस पे उसको अलग कर देंगे वो, ताकि वो जो 99 बचे हैं वो एक लेवल मेंटेन कर सके और एक जैसी सोच मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इस तरह के इसमें कंसेप्ट को दिखा रखा है, और यहीं पे फाइनली ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी, तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करना। अगर आपको ये पसंद भी आती है वीडियो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाओ, इससे मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे चैनल की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा ट्रैफिक कैसा है, ग्रीन ट्रैफिक है कि नहीं, यानी वो सही तरह समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो प्लीज़ नीचे, और किस तरह से ये जो यहाँ से आप जो सीखते हो और बाकी जगह से जो सीख रहे हो, ये कितना ज़्यादा बेहतर है, प्लीज़ कमेंट करो यार। ठीक है, स्पेशल थैंक्स सभी को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।